नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल दुनिया में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज के इस सेशन में हम एक वीकली राउंड अप करेंगे पिछले हफ्ते की जो भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स थी उनका, ताकि आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट इवेंट्स थी। तो इसमें हम लगभग हर हफ्ते संडे को प्रेफरेबली या सैटरडे को ये वीडियो अपलोड करेंगे और इसमें लगभग 10 से 15 जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स रही हैं उनको आपके सामने लाएंगे। तो आज के इस सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रहा है उसकी न्यूज़ के साथ। पिछले हफ्ते क्या हुआ? महिंदा राजपक्षे ने हिंसा की लहर के बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि देश अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। महिंदा के छोटे भाई गोटबाया राजपक्षे पर भी पद छोड़ने का दबाव था। प्रदर्शनकारियों ने नेताओं के घरों और राजपक्षे को समर्पित एक संग्रहालय को जला दिया, जिन्हें वे भोजन और ईंधन की गंभीर कमी और हाई इन्फ्लेशन के लिए दोषी ठहराते हैं। गोटबाया ने विपक्ष को राष्ट्रीय एकता की सरकार में शामिल होने के लिए इनवाइट किया और सेना को दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। रनिल विक्रमसिंघे को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। फिलीपींस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की खबर है। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, जिन्हें बोंग बोंग के नाम से जाना जाता है, ने फिलीपींस के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। एक पूर्व तानाशाह के बेटे, जिसे 1986 में पीपल्स पावर क्रांति के द्वारा उखाड़ फेंका गया था, उनके जो पुत्र हैं मार्कोस, उन्होंने कहा है कि उन्हें अपने एंसेस्टर्स यानी उनके पूर्वजों से नहीं बल्कि उनके कार्यों से जज किया जाना चाहिए। उनके सबसे पहले कार्यों में से एक था मनीला में अपने पिता की कब्र पर जाना। आउटगोइंग राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते की बेटी सारा दुतेर्ते ने उपराष्ट्रपति पद जीता। यहां तालिबान ने एक फरमान जारी किया है जिसके अनुसार अफगानिस्तान में महिलाओं को अपने घरों से निकलने पर सार्वजनिक रूप से बुर्का पहनना जरूरी होगा। तो ये मैंडेटरी कर दिया है वहां पर व्हील या बुर्के का प्रयोग। शंघाई में अधिकारियों ने कोविड प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया है। एक सप्ताह के लॉकडाउन की वजह से डेली नए मामलों में हाल में जो चरम देखा गया था वो अब काफ़ी नीचे आ गया है, यानी जो नंबर ऑफ केसेस हैं उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। लेकिन चीन का ये सबसे बड़ा शहर अभी भी एक कैलामिटी को, एक प्रकोप को झेल रहा है और उसे ख़त्म करने के लिए संघर्ष कर रहा है। कुछ जगहों पर फूड डिलीवरी पर बैन लगा दिया गया है और अस्पताल में जाने के लिए भी मंजूरी लेना आवश्यक है। संक्रमित लोगों के पड़ोसियों को भी क्वारंटीन में रहने के लिए बाध्य या मजबूर किया जा रहा है। तो ये इस वक्त चीन की स्थिति है जहां पर बहुत कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सिफारिश की है कि देश 80 साल की तटस्थता यानी न्यूट्रलिटी को छोड़कर औपचारिक रूप से नाटो में शामिल हो जाए। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से पहले केवल 20% फिन्स ने यानी फिनलैंड के लोगों ने सदस्यता का समर्थन किया था। ये आंकड़ा अब लगभग 70% है। स्वीडन के भी यही कहने की उम्मीद है कि वह नाटो में शामिल होगा। रूस के आक्रमण के कथित लक्ष्यों में से एक नाटो के विस्तार को रोकना था। अगर ये दोनों देश और यहां की संसदें इस बदलाव को मंजूरी दे देती हैं तो रूस के लिए यह एक बहुत विपरीत असर होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दूसरे विश्व युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में 9 मई को एक भाषण में यूक्रेन में युद्ध में कोई नई पहल न करने की घोषणा की है। उन्होंने ना तो जीत की घोषणा की जैसा कि कुछ लोगों को उम्मीद थी और ना ही युद्ध को आगे बढ़ाने की। अमेरिका और अन्य कई जगहों पर इंटेलिजेंस के जो एनालिस्ट्स हैं उनके द्वारा अब गतिरोध की भविष्यवाणी के साथ ये जो संघर्ष है रूस और यूक्रेन के बीच, ये काफी हद तक स्टेबल होता जा रहा है। यूक्रेन की सेना रूस को खार्किव से वापस खदेड़ने में सफल रही है। मारियोपोल शहर के अंतिम रक्षक
रूसी घेराबंदी का विरोध करना जारी रखे हुए हैं, लेकिन रूस ने डॉनबास के क्षेत्र में छोटे टेरिटोरियल गेन्स हासिल किए हैं और अब भी लगता है कि वे वहां यूक्रेनी सेना को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने यूक्रेन के लिए सैन्य और मानवीय सहायता में अतिरिक्त $40 बिलियन को मंजूरी दी है। रिपब्लिकन पार्टी के कुछ मेंबर्स का प्रतिरोध था, जिससे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि सीनेट में इस बिल के पारित होने में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। अमेरिका ने रूस पर अधिक प्रतिबंध लगाए हैं और G7 ने समय के साथ यानी टाइम के साथ और एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने की प्रतिबद्धता जताई है, यानी अपना कमिटमेंट जताया है। उत्तरी आयरलैंड में राष्ट्रवादी सिन फेन पार्टी ने असेंबली इलेक्शंस में सबसे अधिक सीटें ली हैं। 1921 में आयरलैंड के विभाजन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि संघवादी यानी यूनियनिस्ट्स प्रांत में सबसे बड़ी पार्टी नहीं रहे हैं। उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल यानी ब्रेक्सिट के बाद की एक ऐसी डील जो बाकी के यूनाइटेड किंगडम के साथ एक कस्टम बैरिकेड पैदा करती है, उस पर असहमति होने के कारण बेलफास्ट में सरकार को बहाल करने में बाधाएं आ रही हैं। अल जजीरा के लिए एक प्रमुख फिलिस्तीनी पत्रकार शिरीन अबू अकलेह को वेस्ट बैंक के अशांत शहर जेनिन में इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच संघर्ष की रिपोर्टिंग करते समय गोली मार दी गई। घटनास्थल पर मौजूद सहयोगियों ने इजरायली सेना को दोषी ठहराया है, लेकिन इजराइल ने कहा है कि उसे फिलिस्तीनी बंदूकधारियों ने ही गोली मार दी होगी। इजराइल के विदेश मंत्री ने संयुक्त इजरायली और फिलिस्तीनी जांच की पेशकश की है। कुछ दिनों पहले 2 फिलिस्तीनियों द्वारा 3 इजरायलियों को कुल्हाड़ी से मार दिया गया था, जो हाल में इजराइल के ऊपर आतंकवादी हमलों की सबसे लेटेस्ट घटना है। अमेरिका की सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी ने एक विधेयक को ब्लॉक कर दिया है जो राज्य के कानूनों को खत्म कर देगा और महिलाओं को गर्भपात का अधिकार देगा। कानून पारित होने की कभी भी उम्मीद नहीं की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक मसौदे के फैसले के लीक होने के बाद डेमोक्रेट्स द्वारा इस तरह के अधिकार को लागू करने का यह पहला प्रयास था, जो अगर अपना लिया जाता तो राज्यों को गर्भपात नीति बनाने का अधिकार वापस हो जाता। कुछ रिपब्लिकन अभी और भी आगे जाना चाहते हैं और आउटराइट राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। जैसे ही निवेशकों ने स्पेक्युलेटिव एसेट्स यानी वो संपत्ति जिसकी खरीद इस उम्मीद के साथ की जाए कि वह भविष्य में और अधिक मूल्यवान हो जाएगी, से हाथ वापस खींच लिया, तब से क्रिप्टो करेंसी में हलचल मच गई है। बिटकॉइन का मूल्य एक हफ्ते में 30% गिर गया है। अमेरिका के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ने दूसरी तिमाही में 2 मिलियन से अधिक यूजर्स को खो दिया है, जो इसके कस्टमर बेस का 1/5 हिस्सा है। चीन में अपेक्षा से अधिक मंदी की ओर इशारा करने वाले और नए डेटा ने निवेशकों को भी डरा दिया है। सप्लाई चेन डिसरप्ट होने और कोविड लॉकडाउन के कारण कारखाने बंद होने के चलते देश के निर्यात में अप्रैल में पिछले साल इसी समय की तुलना में केवल 3.9% की वृद्धि हुई है, जो जून 2020 के बाद सबसे धीमी गति रही है। आने वाले वर्षों में अपने कोविड वैक्सीन की गिरावट यानी बिक्री की गिरावट को देखते हुए फाइजर ने बायोहेवन फार्मास्यूटिकल्स, जो $11.6 मिलियन के साथ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए दवाएं विकसित करता है, का अधिग्रहण या उसको एक्वायर करने के लिए सहमति देकर अपनी भविष्य की रेवेन्यू स्ट्रीम को और मजबूत कर दिया है। साथ ही जर्मन दवा कंपनी बायोएनटेक, जिसने अपनी वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए फाइजर के साथ सहयोग किया था, ने कहा है कि राजस्व और लाभ पहली तिमाही में 3 गुना से अधिक हैं।
हालांकि ये अंदेशा है कि आगे जाकर ये बिक्री कम हो जाएगी क्योंकि बाजार में अब कोविड के टीकों की भारी भरमार है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी न्यूज़ थी इस हफ्ते की जो वैश्विक स्तर पे महत्वपूर्ण रहीं और इनको हमने आपके साथ साझा किया है। अगले हफ्ते संडे या सैटरडे को हम फिर वो महत्वपूर्ण न्यूज़ आइटम्स आपके साथ शेयर करेंगे जो इस हफ्ते दुनिया भर में महत्वपूर्ण रहे। हमारी जानकारी का मूल स्रोत द इकोनॉमिस्ट है। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून।